सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। योगी ने गर्मी निकाल दी है उन सारे अपराधियों की। आपको दिखाएंगे पहली बार आप वो तस्वीर देखेंगे, एक साथ 74 अपराधी थाने पहुंच गए गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे माफ कर दो, सरेंडर करने। एक साथ 74 अपराधी थाने में कदम रखने की जगह नहीं थी, यह हाल हो गया। इसके साथ ही आपको बताएंगे योगी की पुलिस पर 4 घंटे तक जिसने गोली चलाई, योगी ने उसकी कैसे गर्मी निकाल दी। क्या हुआ उसका हश्र सोचिए। सिर्फ जिसने योगी की पुलिस पर 4 घंटे 40 राउंड फायरिंग की हो, योगी का एक पुलिस वाला मर गया हो, आखिर उस शख्स का हश्र क्या हुआ होगा यह आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं और विरोधी तोड़ रहे हैं। मोदी आज गुरुद्वारे पहुंचे और मंडपम में ही बहुत से सिखों को बुलाया और वहां उनसे मुलाकात की। दरअसल आज बाल वीर दिवस था, इस मौके पर प्रधानमंत्री सिखों से मिले। योगी गुरुद्वारे पहुंचे लेकिन विरोधी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ खड़े हो गए। आपको बताऊंगा इंडी गठबंधन के कौन कौन से नेता हैं जो साफ कह रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा में। सवाल यह है, मोदी देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधी आखिर क्यों हिंदू और हिंदू धर्म को तोड़ने में लगे। अगली बड़ी खबर, इंफाल की एंट्री से टेंशन में ड्रैगन, नया वॉरशिप शामिल हो गया है भारतीय सेना में और इसकी एंट्री से चीन डर गया। इसे अब वहां तैनात किया जाएगा जहां हूती दरअसल नजरें गड़ाए, उसको जवाब दे गए और चीन की टेंशन कैसे बढ़ी है इस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे फिर डराने लगा कोरोना। खबर यह है कि 400 नए मामले सामने आ गए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है और जो नया वेरिएंट आया है उससे 116 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि योगी अब छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ की अपराधियों पर नई रिपोर्ट आ गई है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं। जिस तरह से यूपी में एक्शन हो रहा है आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तस्वीर दिखाऊं मैं, ये देखिए जरा, पूरी कतार लगी है यहां से वहां तक, स्कूल के बच्चों की तरह खड़े देख रहे हैं आप। लेकिन ये हिस्ट्री शीटर है, देखिए थाने में कैसे खड़े हैं पुलिस के सामने। 74 है, 74 खुद हाथ में पर्चा लिए हुए तौबा तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं अब कभी अपराध नहीं करेंगे। ये पहली तस्वीर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुड्डू मुस्लिम का घर है, ताला तोड़ दिया है पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर। और देखिए गुड्डू मुस्लिम के घर कुर्की हो रही है, एक एक सामान योगी की पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम के घर पहुंची, गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे थे और अब कुर्की की कार्रवाई हो गई है। घर का सारा सामान उठ चुका है। एक और तस्वीर दिखाऊं, योगी की पुलिस पर 40 राउंड गोलियां चलाने वाला शख्स, 4 घंटे तक योगी की पुलिस पर फायरिंग करने वाले शख्स को ठोक दिया गया है। इनका विकास दुबे वाला काम होने वाला है, इनकी गाड़ी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अपराधियों में जो खौफ है, ये खौफ अच्छा है यूपी में और बहुत जरूरी भी है। ये रिपोर्ट देखिए। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। लेकिन एक कतार में 1 2 नहीं, पूरे 74 हिस्ट्री शीटर खड़े हैं। योगी की दहशत ऐसी है कि गुंडे अपराधी खुद थाने पहुंच जाते हैं। यह योगी के डंडे का ही खौफ है कि 74 हिस्ट्री शीटर डर के मारे एक साथ थाने पहुंच गए। ये सभी सरेंडर करने पहुंचे हैं, एनकाउंटर के डर से थर थर कांप रहे हैं। सपने में इन्हें यमराज दिख रहे हैं। योगी ने पहले ही दिन ही कह दिया था उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर अपराध छोड़ दो। इसलिए या तो अपराधी यूपी से बाहर है या फिर जेल में है। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है।
जो पहले दादा बन करके घूमते थे, आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। योगी के कोड़े का ही खौफ है कि हाथों में तख्तियां लेकर और इसमें लिखा है अपराध से तौबा करते हैं, हमको माफी दे दो। इन्हें भी पता है वरना इनका अंजाम क्या होगा। आइए अब आपको दिखाता हूं कैसे पर्चों के साथ पहुंचे। एक एक के हाथ में पर्चा है, ये देखिए जरा, ये लाइन लगी हुई है, ये बैठे हैं एसएचओ साहब, लाइन लगी है, सबके हाथ में पर्चा है, एक एक देख रहे हैं। पुलिस ने लीजिए जरा इसे, पर्चा लेकर पहुंचे हैं और लिखा है तौबा कर रहे हैं, आज के बाद नहीं करेंगे। ये पूरी लाइन लगी हुई है। योगी का डर, योगी का खौफ है। ये सारे हिस्ट्री शीटर हैं, सबकी लिखा पढ़ी हो रही है, सब फरार चल रहे थे, थाने पहुंच गए सरेंडर करने के लिए। आइए अब आपको बताऊं ये 74 लोग कौन है, आखिर किस बात का डर और खौफ है जो इनको थाने तक खींच लाया है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने ये एक्शन लिया है। थाना निरीक्षक ने अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली। पुलिस लगातार अपराधियों पर दबिश दे रही थी। पुलिस के एक्शन से अपराधी पूरी तरह से टूट गए। एक साथ 74 हिस्ट्री शीटर सरेंडर करने पहुंच गए। थाने के परिसर में अपराधियों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस वाले भी इतने हिस्ट्री शीटर देखकर हैरान रह गए, कहां से आ गए इतने। इन हिस्ट्री शीटर्स ने हाथ में तख्तियां ले रखी हैं, तख्ती पर लिखा है अपराध से तौबा करता हूं, अब दोबारा कोई अपराध नहीं करूंगा। हिस्ट्री शीटर अलग अलग अपराधों से संबंधित थे, सभी ने थाने में जाकर खुद आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने अपराध की दुनिया छोड़ने की पुलिस से इन्होंने कसम खाई और कसम दिलाई पुलिस ने। अपराधियों ने वादा किया है अब कभी अपराध नहीं करेंगे। अगर दूसरे ने अपराध किया तो सूचना पुलिस को देंगे, ये भी कह रहे हैं, यानी खुद तो नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा तो उसकी जानकारी भी पुलिस को दे देंगे। ऐसा बहुत कम होता है किसी राज्य में, ये यूपी में ही हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरदोई के एसपी नृपेंद्र कुमार। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना तड़वी द्वारा आज थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराध एवं अपराधियों से दूर रहें एवं बीट कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया उन पर लगातार सतर्क निगाह रखें ताकि अन्य कोई अपराध या अन्य कोई तंदुरुस्तियां न हो। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हाल क्या हो रहा है। एक अपराधी ने बड़ी गलती कर दी योगी के सामने। क्या की? ये जो आप देख रहे हैं ये है योगी की पुलिस का कांस्टेबल, इसको गोलियों से भून दिया, इसकी मौत हो गई, शहीद हो गया है योगी की पुलिस का ये जवान। अगली तस्वीर मैं इसकी दिखाऊं, इनका नाम है सचिन राठी। सचिन राठी पर गोली चलाने वाले शख्स का क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं इनका एनकाउंटर हो गया है। वही काम हुआ, 40 राउंड गोली चलाई थी। मुन्ना यादव नाम है इनका, हिस्ट्री शीटर है। 40 राउंड 4 घंटे तक गोली चलाई, उसके बाद योगी की पुलिस ने ठोक दिया है। अब अस्पताल में भर्ती है। सवाल यह है इनका वही हश्र होगा जो विकास दुबे का हुआ था। विकास दुबे ने भी योगी की पुलिस पर गोली चलाने की गलती की थी, फिर क्या हुआ सब जानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यह विकास दुबे की पलटी हुई कार है जो अपराधियों की आंखों में आज भी खौफ का पर्याय बनी हुई है। विकास दुबे ने योगी की पुलिस की हत्या की तो रास्ते में विकास की गाड़ी पलट गई। अब यही गलती हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने कर दी है। योगी की पुलिस पर गोली चला दी, योगी के कांस्टेबल को शहीद कर दिया, मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी को गोली मार दी। अब योगी की पुलिस ने मुन्ना यादव की सारी गर्मी निकाल दी है। योगी की पुलिस ने जवाब में मुन्ना यादव को ठोक दिया, एनकाउंटर कर दिया। अब मुन्ना के साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे का किला ढहा दिया गया था। योगी ने अपने एक सिपाही को खोया है तो उसका अंजाम क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यही वो घर है। इसी घर से 4 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। योगी की पुलिस पर गोलियां चल रही थी इस घर की छत से, और इसी घर में रहता है वो हिस्ट्री शीटर जिसका हुआ है एनकाउंटर। सोचिए योगी की पुलिस ने इस पूरे घर को घेर लिया था।
जिस तरह से ठीक बिकरू कांड में हुआ था, विकास दुबे को घेर लिया गया था, विकास दुबे अंदर से गोली चला रहा था, वही हुआ यहां भी। कन्नौज की खबर है, कन्नौज का एक घर है और कन्नौज का हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव, ये आप देख रहे हैं, ये है घर। ऊपर से मुन्ना यादव और उसका बेटा गोली चला रहा था, नीचे पुलिस मौजूद थी, योगी की पुलिस। गैंगस्टर मुन्ना यादव पर दरअसल वारंट जारी हुआ था। मुन्ना यादव काफी समय से फरार चल रहा था और मुखबिर ने पुलिस को बताया कि मुन्ना यादव घर पर है। जानकारी थी कि हिस्ट्री शीटर घर आया हुआ है। इस पर पुलिस ने गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया और पूरा जाल बिछाया। 5 जीप पुलिस की, 20 पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने मुन्ना के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पहुंची तो घर से कोई हरकत नहीं हुई। इस वक्त पुलिस घर में घुसी तो गोलीबारी शुरू हो गई। घर के अंदर से मुन्ना और उसका बेटा गोली चला रहे थे। मुन्ना की पत्नी तमंचा और गोलियां लाकर दे रही थी मुन्ना को। करीब 4 घंटे तक 40 राउंड गोलियां चलती रहीं। घर के अंदर से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं और आपको बताऊं, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो मुन्ना घर के अंदर से सीसीटीवी से बाहर पुलिस को देख रहा था, पुलिस की हरकत देख रहा था। पुलिस के मूवमेंट के हिसाब से मुन्ना फायरिंग कर रहा था। पुलिस कब कहां है? मुन्ना यादव ने सिपाही सचिन को गोली मार दी, सिपाही घायल हुआ तो पुलिस फौरन पीछे हट गई। रात 8 बजे, 4 बजे का वाकया है। 4 बजे पुलिस पहुंची थी, 4 घंटे गोली चली। 8 बजे मुन्ना ने बेटे के साथ भागने की कोशिश की। पुलिस ने घर से 300 मीटर दूरी पर घेर लिया, पूरा घेरा डाला हुआ था। मुन्ना यादव ने खुद को घेरा देखा तो फायरिंग करने लगा। जवाबी गोलीबारी में मुन्ना और बेटे को गोली लगी। गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान सिपाही सचिन राठी शहीद हो गए हैं। तो सचिन राठी को मुन्ना यादव ने गोली मारी, लेकिन आपको बताऊं, योगी का जवान बेशक शहीद हो गया, लेकिन सचिन राठी बहादुरी से लड़ा। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सचिन राठी की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 29 साल के थे सचिन राठी। सचिन राठी की फरवरी में ही शादी होने वाली थी। तस्वीर दिखाऊं इनकी अगली में, ये उनका पार्थिव शरीर, उनको अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर है। यूपी पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये जो महिला आप देख रहे हैं, इन्हीं के साथ सचिन की शादी होने वाली थी। सचिन अपने घर में कमाने वाले जिम्मेदार अकेले थे, बाकी भाई छोटे हैं, सचिन पर ही जिम्मेदारी थी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना के रहने वाले थे सचिन राठी। 3 साल पहले 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। सचिन की पहली तैनाती कन्नौज में हुई थी। 5 फरवरी को सचिन राठी की शादी होने वाली थी। सचिन की मंगेतर भी पुलिस में ही है। मंगेतर की तैनाती भी कन्नौज में ही हुई थी, कन्नौज के ही थाने में। मंगेतर का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। सचिन घर में 3 भाई बहनों में से एक थे। सचिन की उम्र 29 साल थी, एक छोटी बहन है जबकि एक बड़ा भाई भी है। सचिन के पिता गांव में खेती किसानी करते हैं और घर की जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर ही थी। अब सुनिए जरा, मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल है, उसे सुनिए। मेरी बात मानना मेरी बात तो मान अब आपको बताऊं, अब बारी है मुन्ना यादव की गर्मी निकालने की। योगी की पुलिस वो भी निकालने की तैयारी में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। मुन्ना यादव का एनकाउंटर हुआ है, पांव में गोली लगी है। योगी की पुलिस ने ठोक दिया है। भाग रहे थे उसी वक्त गोली चली और ये देखिए लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है इन्हें। पुलिस जीप में बिठाया गया है और अस्पताल पहुंचाया गया है। अब सोचिए आगे की तैयारी क्या होगी। एनकाउंटर हो गया है,
अब बारी है बुलडोजर की। तो ये मुन्ना यादव के घर विभाग की टीम पहुंच गई है, नपाई कर रही है। देखिए इनकी जमीन की नपाई हो रही है। अब बुलडोजर पहुंचेगा इनके घर, जितना अवैध कब्जा है वो सब ढा दिया जाएगा। और ये पुलिस का पहला एक्शन है। आपको याद होगा ऐसे ही विकास दुबे का जो लहीम शहीम घर था उसे भी ढा दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद मुन्ना की जांच की जा रही है इस वक्त, और पुलिस के साथ ही राजस्व विभाग की टीम एक्शन में है। मुन्ना यादव की इंच इंच संपत्ति की जांच हो रही। राजस्व विभाग की टीम उसके घर पहुंची है। घर के साथ ही जमीन की भी नाप की गई है। संपत्ति के एक एक दस्तावेज की जांच हो रही। कागजों में खामी मिली तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। तलाशी में मुन्ना के घर पर एक डबल बैरल राइफल मिली है। मुन्ना यादव की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि मुन्ना गोली चला रहे थे तो पत्नी गोलियां दे रही। पुलिस मुन्ना यादव की पत्नी से पूछताछ कर रही है। मुन्ना की पत्नी श्यामा गांव की प्रधान रह चुकी है। उसके परिवार में पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें मुन्ना और बेटा रिंकू पुलिस की गिरफ्त में है। मुन्ना हत्या, डकैती, गैंगस्टर समेत 20 मामलों में आरोपी है। मुन्ना यादव का पूरा परिवार पुलिस की रडार पर है। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम उमाकांत और योगी के मंत्री असीम अरुण। नहीं, हम लोगों की जानकारी में नहीं कौन हिस्ट्री सीटर है कौन नहीं है, ना इसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। हम सब लोग समय समय पर अपनी सरकारी भूमियों की चिन्हित करते हैं। इसका रिकॉर्ड तो रहता है? नहीं, ये भी हमारे पास नहीं है, हमारी जानकारी में तो नहीं है। ये चीजें से चिन्हित कर रहे हैं, अगर इस पे होगा तो जरूर हम लोग कार्रवाई। क्या घटना के बाद ही प्रशासन जागता है? नहीं, इसके पहले भी हम सब लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं और चिन्हित करते रहते हैं। तो उसी क्रम में इस गाँव में भी आज सर्वेक्षण लगा हुआ है। हमारे एक बहुत ही बहादुर साथी सचिन, जो कि युवा साथी थे, एक पुलिस का ऑपरेशन था जिसमें कि एक 2 दांत अपराधी के विरुद्ध कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी करने के लिए तामिला के लिए गए थे और वहां पे योगी की पुलिस ने आज एक और एक्शन लिया है। वो हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, उमेश पाल हत्याकांड, आपको याद है। इसमें फायरिंग करने वाला गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। गुड्डू मुस्लिम पुलिस की पकड़ में नहीं आया, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम के घर पर एक्शन हो गया है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यह है गुड्डू मुस्लिम का घर, और घर पर कुर्की की कार्रवाई हो गई। यूपी पुलिस पहुंची है, ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया है। उसके बाद घर के अंदर जितना सामान था सब उठ गया है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, पुलिस स्क्रीन लीजिए। ताला तोड़ा गया, चेन लगी हुई थी क्योंकि पुलिस ने सील कर रखा था। ये गुड्डू मुस्लिम का घर आप देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने घर के अंदर रखा एक एक सामान उठाया है। पुलिस घर पहुंची है, सामान उठाकर एक एक सामान पुलिस ने निकाल लिया है घर से। ये पुलिस की पूरी टीम। आइए आपको बताता हूं, गुड्डू मुस्लिम अब बेघर हो चुके हैं। अतीक के गैंगस्टर का मकान कुर्क हो गया है। उमेश हत्याकांड पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। गुड्डू के पेश ना होने पर घर कुर्क कर दिया गया है। 2 दिसंबर को गुड्डू का घर सील हुआ था। मुनादी करके नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन इसके बाद भी गुड्डू पेश नहीं हुए। प्राधिकरण ने सील तोड़कर घुसने का आदेश दिया है। सील तोड़कर पुलिस गुड्डू मुस्लिम के घर घुसी। अलमारी से लेकर एसी तक सब साथ ले गए। बेड से लेकर चाकू तक कुर्क कर दिया गया है। धारा 83 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र में गुड्डू का मकान है। 585 वर्ग मीटर 3 मंजिला इमारत बनी हुई है। खुलदाबाद में गुड्डू के घर की कुर्की हो गई है। हत्याकांड में गुड्डू पर 5 लाख का इनाम रखा गया। इस मामले में अतीक अशरफ की पत्नी भी अभी फरार है। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है, वांटेड है वो। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीडीए के जोनल ऑफिसर अजय कुमार और एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार। ये हमारा जो सील किया गया था वो 28 में सील किया जाता है।
और 27 की पहले शुरुआत में कार्रवाई की गई थी और 15/6/23 को सील किया गया था। तो आपके पुलिस विभाग के अनुरोध होने पर जो आज खोला गया है। अब आगे जो उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। ये उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 CRPC के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मगर उस समय ये PDA के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने PDA की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है उसको कुर्क किया जाएगा। जी, इसमें 6 में से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। 2 बचे हैं, शाइस्ता परवीन और अरमान। वो भी जल्द से जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर उसमें भी कार्रवाई करी जाएगी। योगी के राज से अब आगे बढ़ते हैं, बात मोदी और विरोधियों की करते हैं। मोदी जोड़ रहे हैं और विरोधी तोड़ रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी आज वीर बाल दिवस के मौके पर सिखों के बीच थे, देख रहे हैं आप। मंडपम में कार्यक्रम हो रहा था, प्रधानमंत्री और उनके साथ सिख समुदाय से जुड़े लोग थे। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ इस मौके पर एक गुरुद्वारे में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने पगड़ी भी बांधी हुई थी। ये योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीएम सिखों के साथ थे आज। कल आपको याद है क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री ईसाई समुदाय के साथ थे। एक और तस्वीर दिखाऊं, परसों प्रधानमंत्री कश्मीरी मुसलमान बच्चों के साथ थे, उनके साथ वक्त बिताया और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री सभी समुदायों को साथ लेकर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाऊं, अब तैयारी है 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की। पूरा देश इंतजार कर रहा है, हजारों लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं? विरोधी सवाल उठा रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं हम तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। कोई चुनाव की वजह से डरा हुआ है, सियासत की वजह से, उसे लग रहा है उसका वोट ना छिटक जाए। कोई मोदी को पसंद नहीं करता, मोदी से इस कदर नफरत है कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। मोदी सिर्फ कहते नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मोदी देश के सभी धर्मों को जोड़ रहे हैं, ईसाइयों से मिल रहे हैं, सिखों से मिल रहे हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी दिल्ली में आज भारत मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने वीर बाल दिवस पर वीर साहबजादों को नमन किया, जिसने हिंदुस्तान और सिख धर्म के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमीट इतिहास है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। मोदी देश में राम राज्य की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष को मोदी के काम पर ऐतराज है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। मोदी चाहते हैं पूरा देश एक साथ आए, देश के सभी हिंदू एक साथ आए जो जातियों में बटे हैं, लेकिन विरोधी चाहते हैं हिंदू एक ना होने पाए, जातियों में बटे रहे। जातियों में बटेंगे तभी वोटों की फसल कटेगी। यही वजह है कि इंडिया अलायंस की कई पार्टियां प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रही हैं। इंडी गठबंधन के कुछ नेता तो हिंदू धर्म को ही धोखा बता रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या विपक्ष ऐसे लड़ेगा मोदी से? मोदी जहां सबको एक साथ जोड़ रहे हैं,
वहीं विपक्ष देश को तोड़ने की कोशिश में लगा है। अब आइए आपको बताता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जो इनकार कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे, देखिए, सोनिया गांधी, निमंत्रण मिला है उनको, लेकिन जाना अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी निमंत्रण मिला है, लेकिन जाना तय नहीं है। अधीर रंजन चौधरी, उन्हें भी आमंत्रण निमंत्रण मिला है, लेकिन जाने पर सस्पेंस है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, निमंत्रण मिला है, अस्वस्थ हैं, लेकिन जाना मुश्किल है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, उन्हें भी निमंत्रण मिला है और जाने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल, निमंत्रण मिला है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। सीताराम येचुरी, उन्हें भी इनविटेशन मिला है, लेकिन जाने से साफ इनकार कर दिया है। डी राजा, निमंत्रण मिला है और जाने की संभावना नहीं है। अखिलेश यादव, निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज है। डिंपल यादव, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे, निमंत्रण नहीं मिला, मिलने से गुस्से में है। भगवान राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। यह है सूरत हाल। लेकिन उन नेताओं को सुनिए जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जाएंगे ही नहीं। सुनिए। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है, तो इनको राम जी बुलाया है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते आए। राम मंदिर की अलहदा एक कमेटी है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे ये सारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका राजनीतिक फायदा 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है। सीपीआई के लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके ये सोच रखते हैं कि इसमें भी उन्हें राजनीति दिख रही है, तो ऐसी राजनीति पे मैं धिक्कार भेजता हूँ। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। सरकार को उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। सरकार आमंत्रण दे रही है, राम जन्मभूमि न्यास आमंत्रण दे रही है। इसके बावजूद अगर सीपीएम कह रही है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो ये कार्यक्रम कोई सरकार का नहीं है। ये कार्यक्रम राम जन्मभूमि न्यास का है, और न्यास अगर उनको आमंत्रित कर रही है तो इसे साफ है कि वो कोई आरोप लगा के नहीं, बल्कि उनका कोई सनातन में या हिंदू धर्म में कोई आस्था और विश्वास नहीं है। दरअसल 24 में चुनाव है। नेताओं को डर और घबराहट इस बात की है कि चले गए तो हो सकता है वोट कट जाएगा, नहीं गए तो बीजेपी सवाल उठाएगी, इसलिए घिरे हैं। लेकिन सभी को वोट चाहिए, इसलिए अखिलेश यादव देखिए एक तरफ क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए महाब्राह्मण महापंचायत की अखिलेश यादव ने। ब्राह्मणों से मिले अखिलेश यादव, जिससे ब्राह्मण वोट 24 में मिले। लेकिन उनके करीबी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो धोखा है। सवाल यह है अखिलेश यादव ब्राह्मण जोड़ रहे हैं और उनके अपने नेता हिंदू धर्म को कोस रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक ये तस्वीर है, अखिलेश ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। 23 दिसंबर को सम्मेलन किया था। 12% यूपी में ब्राह्मण है, वो वोट मिल जाए इसलिए ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर उनके साथ आ सके। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा है। अखिलेश को पिछले चुनाव में महज 5 सीटें मिली थी। इस बार आशंका है कि उनका खाता भी ना खुल पाए। ऐसे में अखिलेश हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जातियों को रिझाने में लगे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मौर्य हिंदुओं और ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। स्वामी ने कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखा है, हिंदू धर्म कुछ लोगों का धंधा है, कुछ लोग धर्म का व्यापार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे धर्म नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज जीवन शैली बताया है। स्वामी ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है जिसमें स्वामी हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं की आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, रामचरितमानस को बकवास बता चुके हैं, इसकी पाबंदी की मांग कर चुके हैं, हिंदू विवाह पद्धति पर सवाल उठा चुके हैं, विवाह में गौरी गणेश की पूजा को गलत बता चुके हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश चुप है, खामोश है। सुनिए जरा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और उनके बयान पर बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। कोई ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में ना उसे रोक सकता है। उनके बयान को हानिकारक मानता हूँ। हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोहन भागवत जी भी कहते रहे हैं और हमारे भी समाजवादी नेता इस तरह की व्याख्या करते रहे हैं। ऐसा वक्तव्य देकर के उन्होंने समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास किया है जो उचित नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निश्चित तौर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी आपकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप अपनी बात करिए। मैं समझता हूँ किसी धर्म हिंदू धर्म के बारे में बोलना ये पूरी तरीके से गलत बात है। वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागल खाना बना है, इनको जाना चाहिए, वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए। कौन क्या बोलता है सोच समझ के सबको बोलना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी को हमसे सवाल करना चाहिए। जिनकी पार्टी के सदस्य हैं उनसे पूछें। इनसे विचलित अखिलेश यादव जी को होना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी का जड़ खोदते हैं। इंडिया अलायंस तोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत से नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पर जाने को तैयार नहीं, बहुत से कह रहे हैं न्योता नहीं आया, बहुत से कह रहे हैं अभी नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सबकी चुप्पी है। लेकिन एक और नेता है दयानिधि मारन, डीएमके के नेता, ये उत्तर भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर भी सबकी खामोशी है। देखिए सब कैसे चुप है, किसी की जुबान पर कोई शब्द नहीं। दयानिधि मारन ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाया, इंडिया अलायंस में घमासान मचाया, 4 बैठकें हो चुकी हैं। और आपको बताऊं कि दयानिधि मारन को आप देख रहे हैं, सपा नेता के हिंदुओं पर का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन खामोश है, और इंडी गठबंधन की डीएमके उत्तर प्रदेश का अपमान कर रही है, बिहारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस, लेकिन चुप्पी साधे हुए है। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने विवादित बयान दिया, उन्होंने दोनों राज्यों के गरीबी का मजाक उड़ाया, बिहार और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का माहौल उड़ाया गया। दयानिधि ने कहा यूपी और बिहार के लोग मजदूर होते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग केवल हिंदी सीखते हैं, वो मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु चले आते हैं, तमिलनाडु पहुंचने के बाद छोटे मोटे काम करने लगते हैं, सड़कों और शौचालयों की सफाई के काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएमके ने ऐसा पहली बार किया हो और कहा हो। डीएमके नेता उदयनिधि सनातन पर बयान दे चुके हैं, सनातन को जड़ से समाप्त करने की बात कह चुके हैं। उनके पिता मुख्यमंत्री स्टालिन उसका बचाव भी कर चुके हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अयोध्या के लोग, जो सुन रहे हैं इस बात को कि प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत से लोग अवरोध भी लगाना चाहते हैं और ये सारे लोग हिंदुओं को वोट भी चाहते हैं। सुनिए। वो है विपक्षी है, वही विरोध कर रहे हैं। जो और तो पब्लिक चाह ही रही कि राम मंदिर बने, हम लोग खुश हैं, सब खुश है, जनता खुश है। जिसको नहीं है वही नहीं खुश है, जो विरोधी हैं वही नहीं खुश हैं। यहाँ के लोग सफाई करने थोड़ी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी यहाँ के लोग ना जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, कोई मजदूर नहीं मिलेगा।
ये गलत है, जो भी कह रहा है ये गलत है। सफाई करने क्या काम करने जाते हैं, पहले वहाँ इंडस्ट्रियल था इसलिए जाते थे लोग। मूर्ख हैं ऐसे लोग, महामूर्ख, परम मूर्ख हैं। उन्हें क्या पता राम मंदिर के इतिहास लौट आया है। जो सनातनी है वो तो समर्थन करेंगे, बाकी जो सनातनी गैर सनातनी है वो तो विरोध करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा जो भी होता है वो कर्म ही धर्म माना जाता है, तो कोई सफाई करे या कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब वही है कि इंडिया पूरा अपना है, पूरा देश अपना है, कोई कहीं भी जाके रोजगार कर सकता है। इस सफाई तो आदमी अपने मन की कर ले बस, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने मन की सफाई करें, सारी सफाई हो जाएगी। सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यूपी बिहार के लोग दक्षिण भारत में सफाई करेंगे। नेता भी जो कह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि हम अपने काम के लिए जाते हैं। अगर कहीं भी जा रहे हैं हम अपने, जैसे सपोज यहाँ पे आ रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं तो काम के लिए जा रहे हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं, काम के लिए जा रहे हैं। मंदिर है, बन रहा है, हमारे राम जी का बन रहा है, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो बनना ज़रूरी है एक तरीके से, क्योंकि हम भाई आस्था वाला देश है ये। अब आपको बताऊं, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला, इंडिया अलायंस के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, और अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर, गाजा और फिलिस्तीन बन सकता है। इस पर भी इंडिया अलायंस के लोग चुप हैं। मोदी की मार से विपक्ष दरअसल परेशान है। इंडिया अलायंस सारी सीमाएं पार कर रहा है, अब गाजा के आतंकियों से भी तुलना करने लगा है। इस बारे में फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? उनका कहना है देश में फिलिस्तीन और गाजा जैसे हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले, वो बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें बात करनी चाहिए। भारत पाक बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। दरअसल फारूक अब्दुल्ला बारामूला मौत पर बयान दे रहे थे, जिसमें आतंकी घटना के बाद एक्शन में 3 नागरिकों की मौत हुई, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हो गई। ब्रिगेडियर को वहां से हटा दिया गया, लेकिन आतंकी वारदात में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने इस पर कुछ नहीं बोला। जवान शहीद हुए तो चुप्पी रहती है, इससे पहले शहीदों पर खामोश हो जाते हैं। जबकि राज्य में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहे उनके पिता शेख अब्दुल्ला भी शासन कर चुके हैं, बेटा उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुका है, लेकिन कश्मीर को गाजा और फिलिस्तीन बनाने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। अब फारूक अब्दुल्ला को बेशक ये तस्वीरें देखनी चाहिए। देश के जवान शहीद हुए, 4 जवानों ने शहादत दी है। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक और देश के वीर सपूत का पार्थिव शरीर। इस पर फारूक अब्दुल्ला खामोश है। देश में जवानों के बलिदान पर चुप्पी है, जुबानें सिल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की स्थिति मैं आपको बताऊं, हालत यह है, अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, कि दूसरी तरफ हालत यह है कि शरद पवार और नीतीश कुमार एक ही बात पर एतराज जता चुके हैं। वो नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का। शरद पवार भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत नहीं है। इंडिया अलायंस में घमासान हो चुका है, 4 बैठकें हो चुकी हैं, कोई कन्वीनर नहीं बन पाया। दिल्ली बैठक में प्रधानमंत्री के लिए खड़गे का नाम उछला, ममता ने नाम उछाला, केजरीवाल ने सपोर्ट किया, लेकिन बाकी दलों ने इस पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस ने भी खड़गे के नाम पर हामी नहीं भरी। अब शरद पवार ने अपनी असहमति जता दी। पवार ने कहा प्रधानमंत्री उम्मीदवार की जरूरत नहीं है। 1977 में भी बगैर पीएम चेहरे के चुनाव लड़ा गया था, जीत कर आने के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया था। दूसरी तरफ खबर यह है, खड़गे के नाम आने के बाद नीतीश भी अचंभे में थे। नीतीश कुमार बैठक छोड़कर पटना लौट गए थे। नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं की थी। इसके बाद नीतीश लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक की, पटना में भी मिल रहे हैं। चर्चा है कि अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी हो सकती है। ललन सिंह, उनका नाम
ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। नीतीश ने 29 दिसंबर को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष की कमान खुद संभाल सकते हैं। इस बीच ललन सिंह के इस्तीफे के बाद का बाजार भी गर्म है और इंडी अलायंस में सिर्फ उठौल पर बीजेपी हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सियासतदान। कि उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी लालू प्रसाद यादव से, और जनता दल यू के 2/3 से ज्यादा विधायक सांसद उनके क्रियाकलाप से नाराज चल रहे हैं। लेकिन हम लोग को जदयू के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी है उसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख के बाद ललन सिंह जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे। तो अब दोनों तरफ से ललन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म, और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आज की तारीख में नीतीश जी कहीं के नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर जो अलायंस कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो 29 तारीख को निर्धारित बैठक है, उस पर हम लोग सीटों की चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन का क्या शेप होगा, व्यक्तियों को लेकर के, समूह को लेकर के, ये सारी चीज़ें तो इंडिया गठबंधन में ही तय होती हैं। हम लोग खुद में खामखा बात नहीं करते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक खबर जो आपको फख्र की अनुभूति कराएगी। इम्फाल की एंट्री से टेंशन में ड्रैगन। इम्फाल क्या है, इम्फाल से आपको मिलवाने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इम्फाल को आज इंट्रोड्यूस कराया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है डिस्ट्रॉयर। यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है इम्फाल, जो समंदर का राजा आप इसे कह सकते हैं। अब इसकी तैनाती अरब सागर और हिंद महासागर में होगी, यानी चीन की भी रूह कांपेगी और इधर हूती विद्रोहियों का जो हरकतें बढ़ गई हैं उस पर भी ये लगाम लगाएगी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इसकी, ये है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये है इम्फाल डिस्ट्रॉयर। बाकायदा अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इसकी तैनाती अब समंदर में की जाएगी। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। अरब सागर में भारत आने वाले जहाजों पर हमले की घटना को लेकर भारत ने हूती विद्रोहियों और दुश्मनों को सख्त चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, हम पाताल से भी हमलावरों को खोज निकालेंगे। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। युद्धपोत आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना को सौंपने के मौके पर भारत ने साफ कर दिया कि समंदर में भी अगर विद्रोही या चीन जैसे दुश्मनों ने आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आइए आपको बताता हूं कि कैसे इम्फाल की एंट्री से टेंशन में है ड्रैगन। ड्रैगन डरा हुआ है, खौफजदा है। क्यों खौफजदा है? यह इम्फाल की ताकत है, यह आप देख रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल। राजनाथ सिंह ने मुंबई डॉकयार्ड में नौसेना को सौंपा है। ये युद्धपोत नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल होगा। हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत घुसपैठ करते रहते हैं, इसलिए भारत ने अपनी ताकतवर मौजूदगी दिखाई है। इम्फाल स्टील गाइडेड मिसाइल से लैस है। सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें भी इसमें तैनात हैं। दुश्मन को पलक झपकते ही यह खत्म कर देगा। हूती विद्रोही या चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी भी खत्म होगी। 2030 तक नौसेना के बेड़े में 160 जंगी जहाज होंगे। हिंद महासागर में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है ताकि चीन की नौसेना के वर्चस्व को रोका जा सके। नौसेना 7,516 किलोमीटर के तटीय इलाके की निगरानी करती है और व्यावसायिक जहाजों को समुद्र में सुरक्षा देना पड़ता है। यह है इसकी ताकत। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आइए अब इसकी खासियत आपको बताऊं। स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन करवाया गया है। 75% स्वदेशी सामान से निर्मित है, यानी इसमें ज्यादातर देश का सामान लगा है, देश में निर्मित। विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 विध्वंसक युद्धपोत में शुमार है ये और लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। 90 डिग्री घूमकर हमला करने की ताकत है। पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने में सक्षम है। रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है। 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट तैनात। आधुनिक निगरानी रडार सिस्टम लगा है और दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा जहाज है। 7400 टन वजनी। आईएनएस इंफाल हर परीक्षण पर खरा उतरा है। नौसेना को बड़ी ताकत बनाने का मकसद से तैयार किया गया और पहला युद्धपोत जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर पर पड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के योगदान के लिए इसका नाम रखा गया। मुंबई स्थित शिपयार्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र इस पर। इस डिस्ट्रॉयर बैटलशिप के डिप्लॉयमेंट के साथ ही ना सिर्फ पाकिस्तान वरन चीन भी टेंशन में आ गया है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आईएनएस इंफाल में एक से एक बेहतरीन सरफेस टू एयर में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स लगी हैं। इसमें एंटी सबमरीन तथा एंटी शिप वॉरफेयर के लिए भी मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स तथा तोपें लगी हैं। गौरतलब बात यह है कि आने वाले दशकों में चीन बहुत कोशिश करेगा कि हिंद महासागर में उसका दबदबा बढ़ जाए। चीन इस वक्त भी किसी भी समय हिंद महासागर में 8 से 10 शिप्स या सबमरीन को तैनात रखता है। भारत भी बहुत कोशिश कर रहा है कि बे ऑफ बंगाल में, हिंद महासागर में और अरेबियन सी में अगर जरूरत पड़े तो चीन को कड़ा मुकाबला दे। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरोना की है। नए कोरोना से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। जानकारी मिल रही है चीन में अस्पताल खचाखच भरे हैं, कदम रखने की जगह नहीं है, इतने मामले सामने आ रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। चीन में बताया जा रहा है कि मौतें भी कोरोना से बढ़ गई हैं। अचानक कोरोना से बढ़ रही मौतें पूरी दुनिया को डरा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मंजर लोगों ने देखा है वो आज भी जहन में ताजा है। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या चीन फिर कोरोना को लेकर दुनिया से सच छिपा रहा है? पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नए वेरिएंट से चीन में हालत बेहद खतरनाक हो गए हैं। अस्पताल मरीजों से पट गए हैं, नए मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। नए कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशान के बाहर लाइन लग गई है। लोग अपनों के शव को फ्रीजर में रखने को मजबूर हैं। 2021 में भी चीन से ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन चीन की सरकार उस वक्त भी झूठ बोल रही थी। चीन से आ रही खबरों से साफ है कि नए कोरोना को लेकर लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और आइए आपको बताऊं कि चीन में हालात क्या हैं। चीन में नए कोरोना का कहर है। कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। अब तक दुनिया के 41 देश इसकी चपेट में। दावा है चीन में नए वेरिएंट ने कहर मचाना शुरू किया है। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार ने रिपोर्ट में दावा किया है नए वेरिएंट से चीन में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। चीन के सरकारी शमशान शवों से भरे पड़े। शमशानों में 24 घंटे काम करना पड़ रहा है।
हेनान प्रांत के एक अखबार ने लोगों से बातचीत की। लोगों ने शमशानों में शवों की लाइन लग गई है। लोगों का कहना है, अखबार ने मिस्टर झाऊ नाम के एक शख्स के हवाले से लिखा है, 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं, जो काफी डरावना है। मरने के बाद भी शव जलाने का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के बाद चीन में कई निजी शमशान घर भी खुल गए, फिर भी शवों को रेफ्रिजरेटर्स में रखना पड़ रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है। चीन में नए वेरिएंट से कितनी मौत हुई, कोई आंकड़ा नहीं है। चीन की सरकार वैसे भी कोरोना को लेकर सच छिपाती रही और सूत्रों की माने चीन में 1,20,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, जिनमें 7,500 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सुनिए जरा डॉक्टर डी.के. गुप्ता क्या कह रहे हैं। जैसा JN.1 स्ट्रेन है, इसमें बताया गया है कि जो इसकी इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, उसको एस्केप करने की इसके अंदर क्षमता है। मतलब जिसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें ऐसा ही म्यूटेशन हुआ है जिससे ये अंदर आसानी से घुस सकता है और अंदर जाके वहां पर रेप्लिकेट कर सकता है और इन्फेक्शन और डिजीज को पैदा कर सकता है। ऐसा की बात होगी कि अगर ये न्यूमोनिया या ARDS जैसी बीमारी कर रहा है, जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो संभवतः ये बड़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो एक आउटब्रेक की तरह रहेगा, 2-3 महीने में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और चिंता की बात नहीं। लेकिन चूंकि अभी ये कंफर्म नहीं है तो इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सबको मास्क लगाने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने की जरूरत है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ये आप केरला की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां RT-PCR के टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, वहां केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले भी जब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे तो केरला से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बताऊं, जो दावा किया जा रहा है, एक रिसर्चर ने जो दावा किया है वो बहुत गंभीर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रिसर्चर का दावा है, वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर युहांग डोंग का दावा है कि जो नया JN वेरिएंट है, ये अपेक्षा से ज्यादा इसमें बदलाव हुए हैं। वैक्सीन का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये पूरी तरह से एक नया वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना होगा। डॉक्टर युहांग डोंग अभी भी यूरोप में रहती हैं। चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की है इन्होंने, और 24 घंटे में भारत में कोरोना के 412 नए एक्टिव मामले मिले। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 4,000 पार कर गई है और 7 दिनों में देश में कोरोना के केस दोगुने हो गए। 24 घंटे में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। JN.1 वेरिएंट के 116 नए केस सामने आए हैं और नए वेरिएंट के जो केस हैं एक दिन में करीब दोगुने हो गए। कल तक नए वेरिएंट के कुल केस 63 थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। धनंजय मुंडे को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। धनंजय मुंडे घर पर ही आइसोलेशन में है। नए वेरिएंट के मरीजों में ठीक होने के बाद लक्षण दिख रहे हैं। सुनिए जरा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। पहले वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी की है उसको ये सरपास कर जाएगा। दूसरी चीज, इसकी इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जो तमाम, जैसे हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन जो यूज हुए थे, कोवैक्सिन होल वेरिएंट वैक्सीन था, तो उनसे कितना प्रोटेक्शन मिलेगा ये कहना मुश्किल है। ज़्यादा चांस है कि इसमें जो है वैक्सीन से बहुत कम प्रोटेक्शन मिलेगा। और बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।